नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि बिहार सिविल कोड कलर के एग्जाम से संबंधित कुछ वीडियो लाया जाए। इसी एग्जाम को साथियों ध्यान में रखते हुए आपके लिए आज कंप्यूटर का वीडियो लाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस में मेंशन है आपके एग्जाम में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे। 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के सेंटर काफ़ी दूर दूर दिए गए हैं। काफ़ी लोगों का सेंटर पटना डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम साथियों दूर है वो एक दिन पूर्व ही जो है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। वहां पे साथियों रूम ले लीजिएगा, एग्ज़ाम आराम से दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के अधिकतर क्वेश्चन, पॉइंट नोट करिएगा, कंप्यूटर के अधिकतर क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रीवियस पैटर्न के अनुसार बिहार के अन्य अन्य एग्जामों में कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसे इसमें संकलित कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो मेरे दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर साथियों एक आणविक यंत्र है जो गणितीय गणना एवं तार्किक तुलना करने में मदद करता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर अपने कार्य को कितने चरण में पूरा करता है। सबसे पहले साथियों हम लोग इनपुट करेंगे, उसके बाद इसमें प्रोसेस होगा, फिर हमें ये आउटपुट प्रदान करेगा। तो याद रखना है कंप्यूटर अपने कार्यों को कितने चरण में पूरा करता है? 3 चरण में, इनपुट, प्रोसेस और साथियों आउटपुट। अगर साथियों हम लोग कंप्यूटर के इतिहास को देखें तो सबसे पहले गणना करने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता था जिसे हम लोग एबेकस के नाम से जानते हैं। इसका जो साथियों आविष्कार है वो लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व में किया गया था। चीन में साथियों इसका सबसे पहले आविष्कार किया गया था, जो कि संसार का पहला गणना यंत्र था। कभी कभी ये सिंपल सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो अबेकस था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आधुनिक अबेकस। आधुनिक अबेकस के आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार टिम क्रेनमर के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है कभी कभी, याद रखना है। इसके बाद दूसरा गणना यंत्र जो है वो साथियों नेपियर बोन्स है। याद रखना है दूसरा गणना यंत्र कौन सा है? नेपियर बोन्स है। पहला साथियों याद रखेंगे कौन सा है? पहला है अबेकस। इसके बाद जैसे ही समय बीतता गया तब आता है साथियों कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन के नाम से एक मशीन बनाई थी जो साथियों 0 से 20 तक के अंक की गणना करता था, जिसे हम लोग डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले साथियों इसे बनाया गया था। इसके कुछ साल बाद, लगभग 11 साल बाद, इसी ने एनालिटिकल इंजन बनाया। याद रखना है कौन सा इंजन बनाया? एनालिटिकल इंजन, जो गणना करने लगा, दशमलव के बाद 50 अंकों की गणना करने लगा। और यही साथियों एनालिटिकल जो इंजन है उसे आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप भी माना जाता है। पूछा जाए तो याद रखेंगे एनालिटिकल इंजन को ही आधुनिक कंप्यूटर का प्रारूप माना जाता है। इसके बाद अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम की बात करें तो पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसका विकास करने का श्रेय, उसे विकसित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो याद रखना है एडा लवलेस को जाता है। एडा लवलेस की बात करें तो इसे हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम को विकसित किया था। कंप्यूटर के जनक के रूप में यानी फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे जानते हैं? चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। तो 2 फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। इसके बाद साथियों अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? तो वो है साथियों मार्क 11। इसका जो विकास है वो IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं हार्वर्ड आइकेन। पूछा जाए ये विश्व का जो प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है मार्क 1, इसके आविष्कारक कौन हैं? याद कर लेंगे हार्वर्ड आइकेन। 1937 से लेकर 44 के बीच जो है साथियों इस गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था।
एक एक पॉइंट, एक एक वन लाइनर आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद साथियों एक व्यक्ति हैं वॉन न्यूमैन, इनका जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है। पूछा जाए कि किस व्यक्ति का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान माना जाता है, तो वो व्यक्ति हैं वॉन न्यूमैन। इसके बाद बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई, तो 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज मानी जाती है। इसके बाद जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है वो 1960 ईस्वी में आई है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो डॉक्टर एलन एम टूलिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो याद कर लीजिएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। अब हम लोग भारत के संदर्भ में कंप्यूटर से संबंधित फैक्ट्स को देखते हैं। जैसे पूछा जाए कि भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, VVI लगा सकते हैं कि भारत में कंप्यूटर युग की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है, तो 1952 में। और भारत में कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। ओवरऑल हम लोगों ने देखा चार्ल्स वेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर और एडा लवलेस को मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। भारत में कंप्यूटर के जनक की अगर बात पूछी जाए, क्या नाम है साथियों, रंगास्वामी नरसिम्हन को जो है भारत में कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था। तो भारत में सबसे पहले जो कंप्यूटर लगाया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, जो कि एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। आगे साथियों हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण में समझेंगे कि क्या है एनालॉग कंप्यूटर। अगर साथियों पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहाँ लगाया गया, सबसे पहले कंप्यूटर भी यहाँ लगाया गया था और सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वाला जो कंप्यूटर था वो भी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था, 1956 में लगाया गया था। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये VVI है। समय था साथियों 1984 का। भारत के संदर्भ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, 1984 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ का निर्माण किया था। याद रखना है कंप्यूटर का क्या नाम है, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, सिद्धार्थ। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, 1984 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसके बाद नवंबर 1984 में ही भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की गई थी। VVI पॉइंट, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1984 में। इसके बाद भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैनी टाइम्स पूछा जाता है कि भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर है वह 16 अगस्त 1984 को बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। अगर सबसे पहले पूछा जाए कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो याद रखेंगे आप लोग बेंगलोर के प्रधान डाकघर में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में गलती कर देते हैं। तो इसी समय साथियों जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्हें कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। सबसे पहले भारतीय जो राजनीतिक पार्टी है BJP, इन्होंने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, आगे इंटरनेट में भी चर्चा करेंगे। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति जो है वो दिल्ली में लागू की गई। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत जो डाकघर है वो नई दिल्ली का है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, VVI लगा लेंगे। मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को हम लोग कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व का जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो है साथियों इनाइक। याद रखना है इनाइक, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण किसके द्वारा, एक्सट और मोचली ने जो है इसका निर्माण किया था। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनाइक का। इसके बारे में फुल फॉर्म के बारे में मैनी टाइम्स पूछा जाता है, तो याद रखना है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है वो इनाइक का फुल फॉर्म है, जो कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित आपका याद रखना है कंप्यूटर है। अब हम लोग कंप्यूटर के विकास की पीढ़ी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, VVI लगा लेंगे।
इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इन 5 पीढ़ी के बारे में आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पेन और पेपर लिए हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपको पहली पीढ़ी की। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहले पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें हम लोग निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। अगर पूछा जाए कि वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन यानी खोज किसने किया है तो ली डे फॉरेस्ट के द्वारा जो है सबसे पहले निर्वात ट्यूब का खोज किया गया था। और जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था वो किस पे आधारित था? वैक्यूम ट्यूब पे आधारित था। 1942 से 55 के बीच में इसका विकास माना जाता है, इसका प्रचलन माना जाता है। इसमें साथियों पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। इस दौरान साथियों इनाइक, IBM 650, मार्क 1, इसके बाद यूनिवैक 1, EDSEC 1, ईडवैक, इन सभी कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान किया गया था। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि किस पीढ़ी के दौरान जो है निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता था, तो प्रथम पीढ़ी। और निर्वात ट्यूब के जो इन्वेंटेड हैं इनकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? ली डी फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। पंच कार्ड का इसमें प्रयोग होता था और मशीन लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था। अब आता है दूसरी पीढ़ी। जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा, पहले साथियों जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था वो आकार में काफ़ी बड़े होते थे और जैसे जैसे आधुनिकता आती गई, धीरे धीरे विकास होता गया और कंप्यूटर के साइज़ में धीरे धीरे जो है कमी देखने को मिली। पहले साथियों काफ़ी बड़े आकार में कंप्यूटर हुआ करते थे, अब वर्तमान में जो है वो छोटे आकार में, जिसे आप बैग में भी कैरी कर सकते हैं। अन्य अन्य प्रकार के कंप्यूटर आपने देखे होंगे तो उसे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दूसरा पीढ़ी। दूसरे पीढ़ी की बात करें तो इस समय ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। पूछा जाता है कि दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो याद रखना है ट्रांजिस्टर का। 1956 से 64 के बीच में इस पीढ़ी के कंप्यूटर विद्यमान पाए जाते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें तो विलियम शॉकले, याद रखना है विलियम शॉकले के द्वारा जो है ट्रांजिस्टर की खोज की गई थी। कार्य करने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग जैसे कोबोल, फोर्ट्रन का जो विकास है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान ही किए गए थे। पूछा जाता है कोबोल और फॉर्मूला ट्रांसलेशन का जो विकास है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान किया गया था, तो दूसरी पीढ़ी। इस दौरान साथियों जो कंप्यूटर थे उसका नाम था एटलस, यूनिवैक 1108, IBM 700, IBM 1620, IBM 7094, हनीवेल 400, ये सभी जो हैं द्वितीय पीढ़ी के दौरान जो है कंप्यूटर विद्यमान थे। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है तीसरा पीढ़ी। तीसरे पीढ़ी के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको कि इस दौरान जो है IC यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर में। अगर पूछा जाए कि इसका आविष्कारक कौन है इंटीग्रेटेड चिप का, तो याद रखना है जैक किल्बे। याद रखना है जैक किल्बे के द्वारा जो है IC चिप का आविष्कार किया गया था। 1965 से लेकर 75 के बीच में जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाता था जैसे बेसिक, पास्कल, ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज हैं जिसका प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान किया जाता था। कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इस दौरान किए गए। इस दौरान जो आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं उसमें IBM 370, IBM 360, PDP 11, हनीवेल 600, DEC जो सीरीज है, इन सभी सीरीज के जो कंप्यूटर हैं वो आपको तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलते हैं। तो तीसरी पीढ़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर को हम लोगों ने देखा वो वैक्यूम ट्यूब। अगर दूसरा पीढ़ी पूछे तो याद रखना है ट्रांजिस्टर, और तीसरा पीढ़ी पूछे तो इंटीग्रेटेड चिप, और चौथा पूछे तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता था। 1976 से 90 के बीच में हमें ये देखने को मिलते हैं। इस दौरान साथियों आपको याद रखना है कि GUI, LAN, MAN, WAN सबका प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी जो क्रांति है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलती है। C और C++ भाषा का जो प्रयोग है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलता है। इस दौरान जो कंप्यूटर बनाए गए उसमें IBM 4341 और Apple II जो है इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। याद रखना है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर।
और अभी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर विद्यमान है, जिसमें नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट जैसी सुविधाएं हमें देखने को मिलती है। 1990 से लेकर अब तक साथियों 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर विद्यमान हैं। इस दौरान हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे VLSI हो, ULSIS तकनीक जो है वो सभी अभी वर्तमान में विद्यमान हैं। परम सुपर कंप्यूटर जो है 5वीं पीढ़ी के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पीढ़ी हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले पीढ़ी के दौरान हम लोगों ने क्या देखा? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे पीढ़ी के दौरान हम लोगों ने देखा किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरे पीढ़ी के दौरान हम लोगों ने देखा IC यानी इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल किया गया था। और चौथी पीढ़ी के दौरान जो है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। कोबोल और फार्मूला ट्रांसलेशन जो भाषा का प्रयोग है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलता है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान देखने को मिलता है। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए, IC चिप के जो खोज करता है वो है जैक किल्बे। ये 5 फैक्ट्स याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों कंप्यूटर का वर्गीकरण। साइज के अगर बेस्ड पे देखा जाए, साइज के आधार पे देखा जाए तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, उससे बड़ा होता है साथियों आपका मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। ये साथियों बेस्ड ऑन साइज के आधार पे हम लोगों ने देखा। अगर वर्क की बात करें तो वर्क के आधार पे सबसे पहले जो है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर, देन हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पे देखा जाए तो स्पेशल पर्पस और उसके बाद है जनरल पर्पस। ये 3 टाइप के वर्गीकरण हैं जो कंप्यूटर से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इन सभी की चर्चा करते हैं। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल CT स्कैन मशीन, हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और मौसमी घटना से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसके लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कंप्यूटर की संरचना के बारे में। कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात किया जाए तो कंप्यूटर के संरचना में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है वो होता है साथियों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो वैसे प्रोग्राम समूह जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं, इसके द्वारा हम केवल जो है आवश्यकता अनुसार कार्यों को पूरा कर सकते हैं, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह साथियों एक प्रकार का जो है इंटेंजिबल डिवाइस है। इसे साथियों हम लोग ना स्पर्श कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, केवल आवश्यकता के अनुसार जो है इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसे साथियों मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है साथियों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यतः 2 ही भाग में इसे बांटते हैं। 2 के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद जो दूसरा साथियों कंप्यूटर के संरचना में हम लोग चीज़ों को देखेंगे वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर की वह इकाई जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। इसे साथियों टेंजिबल डिवाइस भी कहते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। हार्डवेयर को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, एक होता है साथियों आपका आउटपुट डिवाइस। इनपुट के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत CPU, मदरबोर्ड, स्विच बोर्ड, प्रोसेसर, मॉडेम, ये सभी प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस जिसके अंतर्गत मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये सभी आते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस है और इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड, OMR, लाइट पेन, स्मार्ट कार्ड रीडर, माउस, स्कैनर, रिकॉग्निशन सिस्टम, TV, AC रिमोट, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, डिजिटलाइज़र, इसके बाद टच स्क्रीन, MIRC, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, OCR, इसके बाद जो है स्टिक, ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है। इसके बाहर इनपुट डिवाइस में आज तक ना पूछा है ना पूछा जाएगा। ये मैक्सिमम आपको इनपुट डिवाइस करवा दिए।
इनपुट डिवाइस में साथियों कीबोर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए कीबोर्ड को फटाफट देख लेते हैं। कीबोर्ड के आविष्कारक की बात करें तो इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलेज के द्वारा जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। मुख्यतः साथियों दो प्रकार के कीबोर्ड देखने को मिलते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको 104 की देखने को मिलते हैं और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कोई भी फिक्स की संख्या नहीं है, किसी में 110, 12, 15 ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड कीबोर्ड पूछा जाता है जिसमें की जो संख्या होती है, बटनों की जो संख्या होती है वो 104 होती है। इसमें साथियों 12 फंक्शन की आपको देखने को मिलते हैं। इन 12 फंक्शन की से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको याद रखना है जो पहला फंक्शन की है उसका उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है। F1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए। इसके बाद F2 का जो उपयोग है वो रीनेम सेलेक्ट आइकन, किसी भी आइकन का नाम अगर आप बदलना चाहते हैं उसके लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। F3 की बात करें तो स्टार्ट फाइंड फ्रॉम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर किसी भी चीज़ को खोजने के लिए F3 का प्रयोग किया जाता है। F4 से साथियों ओपन द ड्राइव सेलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग, याद रखना है ओपन द ड्राइव सेलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग के लिए F4 का प्रयोग किया जाता है। रिफ्रेश के लिए, किसी भी कंटेंट को रिफ्रेश के लिए यानी डेस्कटॉप पे रिफ्रेश के लिए आप F5 का प्रयोग कर सकते हैं। F6 की बात करें तो एसेसिंग द एड्रेस बार फ्रॉम एन इंटरनेट ब्राउज़र के लिए F6 का प्रयोग करते हैं। F7 का जो प्रयोग है वो स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामेटिकल चेकिंग के लिए जो है F7 का उपयोग करते हैं। बूट ऑप्शन के लिए F8 का उपयोग करते हैं। ईमेल सेंड और रिसीव के लिए F9 का उपयोग करते हैं। F10 का जो उपयोग है वो मीनू बार को ओपन करने के लिए हम लोग F10 का उपयोग करते हैं। F10 इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। F1 इम्पोर्टेंट है, F1 का उपयोग हम लोग हेल्प के लिए करते हैं। इसके बाद F11 का उपयोग जो है ब्राउज़र को फुल स्क्रीन पर लाने के लिए हम लोग F11 का उपयोग करते हैं। F12 का जो उपयोग है वो किसी भी फाइल को ओपन करना है MS वर्ड में या सेव करना है, उसके लिए हम लोग फंक्शन की 12 का यूज करते हैं। तो 4-5 जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। F1 हेल्प याद कर लीजिएगा, F1 हेल्प के लिए। F5 पूछा जाता है मैनी टाइम्स, अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो F5 का आप भी रेगुलर यूज करते होंगे रिफ्रेश के लिए। इसके बाद अगर पूछा जाए कि स्पेल चेकिंग और ग्रामेटिकल चेकिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं तो F7 का उपयोग करते हैं। किसी भी आइकन का नाम बदलना है तो उसके लिए F2 का उपयोग करेंगे। इसके बाद अगर मीनू जो बार है उसे ओपन करेंगे तो उसके लिए F10। किसी भी ब्राउज़र को अगर फुल स्क्रीन करना है तो F11 और किसी भी फाइल को MS वर्ड के फाइल को सेव करना है या ओपन करना है उसके लिए F12 का उपयोग हम लोग करेंगे। तो यह 12 फंक्शन की है जो आपको कीबोर्ड में देखने को मिलती है, चाहे वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो या मल्टीमीडिया कीबोर्ड हो। अगर पूछा जाए कि आपके कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक की संख्या है वो कितनी है, वो साथियों 17 है। पंचुएशन की बात करें तो इसकी संख्या 14 है, पूछा जाता है। मॉडिफायर की और कॉम्बिनेशन की जो आपके कंप्यूटर में है वो कौन कौन सी है? शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये सभी जो है मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की श्रेणी में आते हैं। नेविगेशन की बात करें तो जो कि एरो की, होम, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये सभी जो है नेविगेशन की श्रेणी में आते हैं। तो पूछा जाएगा कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट ये सभी किस प्रकार की है? तो याद रखेंगे मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की हैं शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगर साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 50,000 सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट करवा दीजिए। मात्र 1,1200 के आसपास सब्सक्राइबर कम हैं 50,000 की फैमिली पूर्ण में। तो ज़रूर आप लोग सहयोग करिए और सब्सक्राइबर बेल को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार के एग्ज़ाम से संबंधित आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अंत समय में शानदार यहाँ पे रिवीजन करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज करवाए जाते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन कर सके। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिन पर डाटा प्रोसेस होने के बाद देखा जाता है। इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लोटर, प्रोजेक्टर, कैथोड रे ट्यूब, इसके अलावा LED, LCD, हेडफोन, TFT, ये सभी जो हैं
आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों प्रिंटर की चर्चा करते हैं। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो प्रिंटर साथियों हमें हमेशा हार्ड कॉपी प्रदान करता है। किसी भी जो प्रिंटर की गति है वो कैरेक्टर प्रति सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है किसी प्रिंटर की जो गति है वो किस में मापी जाती है, तो कैरेक्टर प्रति सेकेंड यानी CPS में मापी जाती है। इसके अलावा साथियों लाइन प्रति मिनट, इसके बाद पेजेस प्रति मिनट में जो है गति को मापा जाता है। किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट्स पर इंच यानी DPI में मापी जाती है। पूछा जाएगा किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो किस में मापी जाती है, तो डेट इज़ डॉट पर इंच में मापी जाती है। दो प्रकार के प्रिंटर देखने को मिलते हैं, एक होता है साथियों इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की बात करें तो यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें जो है अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर की बात करें तो यह एक बार में एक अक्षर ही प्रिंट करता है, और लाइन प्रिंटर की बात करें तो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। नाम से ही स्पष्ट है, कैरेक्टर में एक कैरेक्टर और लाइन में एक लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर का उपयोग जो है रेलवे डाकघर में आपको देखने को मिलता है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो इसके अंतर्गत चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर ये सभी आते हैं। अब जो अगला प्रिंटर है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल और जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो ये सभी प्रिंटर के प्रकार हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो हम लोग जो है मुख्यतः इंकजेट और लेज़र प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो प्रिंटर से संबंधित ये फैक्ट्स हैं। अब जो अगला एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं, इनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कंप्यूटर की सूचनाओं को देखने के लिए जो है मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU भी कहा जाता है। मॉनिटर के जो प्रकार है उसमें याद रखना है, एक CRT होता है जिसे हम लोग कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं, एक LCD होता है जिसे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जानते हैं, एक साथियों LED होता है जिसे हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जानते हैं, एक LED TFT होता है जिसे हम लोग थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये मॉनिटर के प्रकार हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ साथियों जो डिवाइस होते हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे मॉडेम, ये आपको इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जाता है, तो याद रखना है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसके बाद हेडसेट, फैक्स, स्क्रीन, ये सभी जो हैं आपको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह कार्य करते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर को निश्चित कार्य करने के लिए निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें तो सॉफ्टवेयर को उसके कार्यों तथा संरचना के आधार पर जो है दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है साथियों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, उसको सम्मिलित रूप से हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, जिसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में पूछा जाता है। यह कुछ विशेष प्रोग्राम का एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है। यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर नज़र रखने और उन्हें व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह कंप्यूटर को कार्य करने के लिए एक आधार उपलब्ध कराता है, जैसे MS-DOS, विंडोज 7, 8, 10, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण माने जाते हैं। पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखना है MS-DOS, विंडोज़ 7 से लेकर 10 तक, यूनिक्स, लाइनक्स, ये सभी जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके कार्यों की बात करें तो इसका जो कार्य होता है उसमें इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको, कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के बीच संवाद स्थापित करना, कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना और उनसे कार्य कराना, उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रोग्रामों का क्रियान्वयन करना। इसके बाद सभी प्रोग्रामों के लिए आवश्यक साधन जैसे मेमोरी, सीपीयू, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराना। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कार्य है। इसके बाद जो इसका दूसरा है वो है साथियों डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर की बात करें, यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी युक्ति के प्रचालन को समझाता है। यह सॉफ्टवेयर किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य जो है इंटरफेस का कार्य करता है। किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो प्रिंटर हो, माउस हो, मॉनिटर हो या कीबोर्ड हो, उसके साथ एक ड्राइव प्रोग्राम से जुड़ा होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए उसकी भाषा में परिवर्तित करता है। अगला है साथियों लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करता है। यह अनुवाद कराना इसके लिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का ही पालन करता है। भाषा अनुवादकों को मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा जाता है, जिसमें एक असेंबलर होता है, दूसरा कंपाइलर होता है, तीसरा इंटरप्रेटर होता है। ये जो 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित फैक्ट्स हैं इसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चर्चा करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित फैक्ट्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो उपयोग है वो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो कार्य है वो प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता के आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन की गणना करना, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब किताब कर रखना, पत्र डॉक्यूमेंट तैयार करना इत्यादि में जो है हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग एक विशेष प्रकार का आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग आदि के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, एप्पल वर्क्स, इसके अलावा OpenOffice.org, राइटर इत्यादि। ये सभी जो है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसकी बात करें तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता अपने डाटा को रॉ तथा कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं। ये रॉज और कॉलम सामूहिक रूप से स्प्रेडशीट कहलाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल, क्वाट्रो प्रो, लोटस 123, ये सभी जो हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का अर्थ है साथियों अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचनाओं को एक ऐसे सरल रूप में किसी ग्रुप के सामने प्रस्तुत करना जिससे जो है उस ग्रुप को वह सूचना आसानी से समझ में आए। इसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, आपको पता ही होगा यह एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा साथियों कोरल जो प्रेजेंटेशन है उसका उपयोग करते हैं। ये सभी एक प्रकार के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद जो अगला है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड डाटा का एक ऐसा संग्रह जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डाटा को रिट्रीव तथा फॉर्मेट किया जा सके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल पैराडॉक्स, MS SQL, ओरेकल, ये सभी जो हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसकी बात करें तो इन सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है वो ग्राफिक डिज़ाइनर के द्वारा किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग है वो डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए किया जाता है, जैसे क्वाक एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर, 3B2, कॉरल ड्रॉ, ये सभी जो हैं एक प्रकार के डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर पर इमेज में बदलाव करने तथा उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देते हैं। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है इमेजेस को आपको याद रखना है रीटच, कलर एडजस्ट, इन्हेंस किया जाता है।
इसके अलावा शेडो एवं ग्लो जैसे विशेष जो इफ़ेक्ट हैं इसमें दिए जाते हैं। इसे इमेज एडिटर भी कहा जाता है, जैसे एडोब फोटोशॉप, पीजैप, ये सभी जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में फ़ोन में भी आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे देखे होंगे जिससे फ़ोटो को इन्हेंस किया जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत ऑडियो, वीडियो, इमेजेस तथा एनिमेशन आदि के संयोजन को मल्टीमीडिया कहते हैं। वे सॉफ्टवेयर जो ये सभी सुविधा प्रदान करते हैं उसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपको याद रखना है VLC मीडिया प्लेयर, इसके बाद निम्बस आदि, ये सभी जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित ये सभी फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि कौन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, कौन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आप आसानी से उसे क्लासीफाई यानी वर्गीकृत कर देंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों कुछ उच्च स्तरीय भाषा और उनके अनुप्रयोग के बारे में। कभी कभी पूछा जाता है, जैसे साथियों फोर्ट्रन की बात करें जिसे हम लोग फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान आपको बताए थे इसका विकास किया गया था 1957 के आसपास। IBM के द्वारा साथियों इसे डेवलप किया गया था। संख्यात्मक गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद एल्गोल की बात करें तो 1958 ईस्वी में EU एंड USA के द्वारा जो इसे डेवलप किया गया था। वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। LISP की बात करें तो जॉन मकार्थ और MIT द्वारा जो इसे डेवलप किया गया था। AI के क्षेत्र में जो इसका उपयोग किया जाता है। AI के बारे में पूछा जाता है तो AI के जो जनक है वो जॉन मकार्थ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है, काफ़ी बार पूछा गया है। AI के जो जनक है वो कौन माने जाते हैं? जॉन मकार्थ है। इसके बाद कोबल की बात करें तो 1959 में ग्रेस हुपर के द्वारा विकसित किया गया था। बिजनेस के क्षेत्र में कोबोल का प्रयोग किया जाता है। बेसिक की बात करें तो 1964 में इसका आविष्कार किया गया था। जॉन जे कैमनी और थॉमस ई कूटर्स के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। शिक्षण के क्षेत्र में जो है बेसिक उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग किया जाता है। पास्कल की बात करें तो 1970 में निकोलस वर्थ के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। शिक्षण कार्य में प्रयोग करते हैं। इसके बाद सी की बात करें तो 1971 में डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया था। इसके बाद सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। C++ की बात करें तो 1983 ईस्वी में बजारने स्ट्रोट्रप्स के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाइथन के बारे में पूछा जाता है तो 1991 में इसका विकास किया गया था। गुइडो वैन रोसुम ने जो है इसे डेवलप किया था। मल्टीमीडिया मोबाइल ऐप इमेज प्रोसेसिंग के लिए जो है हम लोग पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है जावा। 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। इंटरनेट आधारित प्रोग्राम के लिए आपने देखा होगा जावा जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी साथियों कुछ हाई लेवल लैंग्वेज थे जिसका प्रयोग अनुप्रयोग आपको बता दिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-4 का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। जैसे फोर्ट्रन का पूछा जाता है तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल का पूछा जाता है तो एल्गोरिथम लैंग्वेज। LISP का पूछा जाता है तो लिस्ट प्रोसेसिंग। बेसिक का पूछा जाता है तो बिगनर्स ऑल पर्पस शैम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। याद रखना है बिगनर्स ऑल पर्पस शैम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो बेसिक का फुल फॉर्म है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट की बात करें तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी साथियों आपको बताया जा रहा है ताकि एक दो बार आप रिवाइज कर ले। झूठ मूठ का ड्यूरेशन बढ़ा के कोई मतलब बनता नहीं है। हमें साथियों कोई भी शौक नहीं है 5-6 घंटा मैराथन देने का जिसे पढ़कर आपके 2 भी क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछा जाए, सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी हो। इससे साथियों आप लोग बचेंगे और शानदार कंटेंट कहीं भी आपको अगर मिले तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप 5-6 घंटा का कंप्यूटर का मैराथन का भी वीडियो देखते हैं ना, उससे साथियों जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना उससे 2-3 गुना ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस 1 घंटे के वीडियो में मिल जाएगा। फादर ऑफ इंटरनेट की बात करें तो विंटन ग्रे कार्फ एंड रॉबर्ट ई कैन को जो है वो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट क्या है साथियों? इंटरनेट एक प्रकार का नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट के लिए साथियों याद रखना है TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। TCP की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की बात करें तो
इंटरनेट प्रोटोकॉल। फादर ऑफ टीसीपी या आईपी पूछा जाए तो याद रखना है विंटन ग्रेक्राफ्ट और रॉबर्ट ईगहैन को जो है फादर ऑफ टीसीपी आईपी फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट के विकास के बारे में अगर पूछा जाए 1969 में आर्पनेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क फॉर रिसर्च यानी द वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क फॉर रिसर्च 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा नाम का एक नेटवर्क बनाया गया जो विश्व का पहला नेटवर्क माना जाता है। अर्पनेट की बात करें तो यह 4 दूरस्थ कंप्यूटर को परस्पर जोड़कर बनाया गया था। आईपी एड्रेस की बात करें तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से ये जुड़े होते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो 4 ऑक्टेट यानी PV-V4 में बटे होते हैं जिन्हें 3 दशमलव चिन्ह से विभाजित किया जाता है। 0 से 255 तक की जो संख्या है इसमें लिखी जाती है 0 to 255। याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, पूछा जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कोई भी आईपी एड्रेस में सबसे पहले जो लिखा होता है जैसे 190.150.19.9 जिसमें पहला जो 2 है वो नेटवर्क आईडी है और दूसरा जो 2 है वो साथियों होस्ट आईडी है। IPv4 के अंतर्गत पूछा जाता है कितने बिट्स आते हैं 32 बिट्स। अगर IPv6 के बारे में पूछा जाए तो 128 बिट्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद 15 अगस्त 1995 को VSNL द्वारा जो है भारत में इंटरनेट सेवा को शुरू किया गया था। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली जो सबसे पहली पार्टी वो बीजेपी है। दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने की एक संस्था है जिसे हम लोग साथियों ICANN के नाम से जानते हैं यानी इंटरनेट कॉरपोरेशन टू असाइन नेम एंड नंबर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है। इंटरनेट का प्रयोग हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग में हम लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ई शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, रिजर्वेशन, इन सभी में जो है इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए हमें PC, ISP, वेब ब्राउजिंग, सर्च इंजन, NIC चिप, मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडियम इन सभी की जो है आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है www। इसके बारे में पूछा जाता है जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है www और HTML का विकास किया गया था। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है वो www पर रजिस्टर्ड है। www को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था है जिसे हम लोग WWWC के नाम से जानते हैं। अब जो साथियों अगला टर्म है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला है FTP जिसे हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सर्वर से क्लाइंट तक कंप्यूटर फाइल के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। FTP सीधा सीधा आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बाद इसके आगे लगाया जाता है S जिसे हम लोग कहेंगे सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP के बारे में पूछा जाए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS के बारे में पूछा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर PPP के बारे में पूछा जाए तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPTP के बारे में पूछा जाए तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। टेलनेट के बारे में पूछा जाए तो टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसके बाद एक होता है साथियों VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखना है कोई जो ऐप हैं जैसे इलीगल ऐप जो होते हैं वो इंडिया में अगर आप यूज करते हैं तो उसके लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UDP की बात करें तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। SNMP की बात करें तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SMTP की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके अलावा IMAP की बात करें तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 की बात करें तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे और इनसे संबंधित फुल फॉर्म था जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग साथियों डोमेन नेम। जैसे डोमेन नेम पूछा जाता है .org, यह किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। .net का प्रयोग नेटवर्किंग एंड नेटवर्क रिसोर्स के लिए करते हैं। .gov का उपयोग जो है गवर्नमेंट साइट में आपने देखा होगा .gov का उपयोग किया जाता है।
जॉब्स के लिए डॉट जॉब्स का उपयोग किया जाता है, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए डॉट कॉम, मिलिट्री के लिए डॉट MIL, कंपनी के लिए डॉट CO, एजुकेशन के लिए डॉट EDU, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए डॉट INFO और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए डॉट NIC का उपयोग किया जाता है। यह इम्पोर्टेंट डोमेन नेम है। अगर कंट्री डोमेन नेम में इंडिया के लिए डॉट IN, ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉट AU, फ्रांस के लिए डॉट FR, न्यूजीलैंड के लिए डॉट NZ, यूनाइटेड किंगडम के लिए डॉट UK और यूनाइटेड स्टेट के लिए डॉट US का प्रयोग किया जाता है। ये सभी इम्पोर्टेंट डोमेन नेम है जिसके बारे में पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा जाए तो यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसके लिए? इंटरनेट में मौजूद डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सबसे पहला जो साथियों वेब ब्राउज़र है उसे 1990 में लॉन्च किया गया था, जिसे हम लोग नेक्सस के नाम से जानते हैं। अगर पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र पूछा जाए तो उसे हम लोग मॉसिक के नाम से जानते हैं। वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका टेक्स्ट वेब ब्राउज़र, एक होता है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। टेक्स्ट वेब ब्राउज़र में ओनली टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है और ग्राफिकल में टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक दोनों का उपयोग करते हैं और यह साथियों GUI पर बेस्ड होता है। इसके बाद अगला जो है वो पूछा जाता है कि कब साथियों किसका विकास हुआ, जैसे www 1990, गूगल क्रोम की बात करें तो 2018, मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो 2002, एप्पल सफारी की बात करें 2003, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें 2015, इसके बाद इपिक जो कि भारत का पहला वेब ब्राउज़र था, इसके बाद ओपेरा मिनी, इवेंट, इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, ये सभी इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र हैं। इसके अलावा UC ब्राउज़र है, इसके बाद मॉजिक है 1993 में, ये सभी इम्पोर्टेंट वेब ब्राउज़र हैं। पूछा जाता है इनमें से कौन वेब ब्राउज़र है, तो ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। सर्च इंजन की बात करें तो यह साथियों इंटरनेट साधन जैसे वेब पेज, समाचार समूह, प्रोग्राम, छवियों आदि के विशाल डाटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने में हमारी मदद करता है। किसी भी वेबसाइट या जो लिंक होता है उसका जो कलर है वो नीला देखने को मिलता है, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लू, ये वेबसाइट या लिंक का कलर होता है। सर्च इंजन की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो सर्च इंजन हैं उसमें याद रखना है आर्ची है, जो पहला सर्च इंजन है 1990 ईस्वी में साथियों इसे विकसित किया गया था। इसके बाद गूगल की बात करें तो 4 सितंबर 1998 में सर्जे ब्रिन और लैरी पेज के द्वारा कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी PhD रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान जो है गूगल की स्थापना की गई थी, याद रखना है। इसके बाद याहू, एल्टा विस्टा, ये सभी जो हैं एक प्रकार के सर्च इंजन हैं। इसके बाद हॉटबॉट याद रख लीजिएगा, लेवकोश, इसके बाद याद रख लीजिएगा वेब क्रावेलर, रेडिफ, इसके बाद नेवर, इसके बाद आप याद रखिएगा chacha.com, all.com, एक्साइड, ask.com, बिंग, बाइडू, इसके बाद याद रखना है आपको ड्रैगन फ्लाई, ये सभी जो हैं एक प्रकार के सर्च इंजन हैं। इसके अलावा डकडकगो, MSN, Yandex, इसके बाद एक्साइड, ये सभी जो है एक प्रकार के सर्च इंजन हैं। गूगल इन चाइना के रूप में ड्रैगन फ्लाई को जानते हैं, डकडकगो, ये सभी जो है चाइना के इम्पोर्टेंट सर्च इंजन हैं। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में 3 टर्म्स को याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS के बारे में पूछा जाए तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, IMPS के बारे में पूछा जाए तो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये सभी इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट की के बारे में भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो चलिए फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं साथियों, हर एक इम्पोर्टेंट टर्म्स को आपको इस वीडियो में करवा दिए। एक बार ज़रूर इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अगर 50,000 सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाते हैं तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्ट प्लस स्पेस की बात करें तो इस शॉर्टकट की से हम लोग मेन मेन्यू को खोल सकते हैं। अल्ट प्लस होम शॉर्टकट की से ब्राउज़र का होम पेज लोड करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस होम का यूज करते हैं। अल्ट प्लस एंटर का उपयोग हम लोग एड्रेस बार के लिंक को दूसरे एड्रेस बार पर खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्ट प्लस एंटर बटन का। इसके बाद
Ctrl+H का उपयोग ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखने के लिए, H से आप समझ लीजिएगा हिस्ट्री। S से अगर पूछा जाए तो याद रखना है किसी भी खुले पेज को सेव करने के लिए S का उपयोग करेंगे। D पूछा जाए तो ब्राउज़र में खुले वेबसाइट को बुकमार्क में जोड़ने के लिए Ctrl+D का उपयोग करते हैं। P से आप लोग याद रख लीजिएगा प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग करते हैं। किसी भी वेब पेज का स्रोत कोड खोलने के लिए Ctrl+U का उपयोग करते हैं। Ctrl+Shift+Delete से किसी भी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। Ctrl+J से डाउनलोड विंडो को खोला जा सकता है। Ctrl+F3 से किसी भी वेब पेज पर सर्च करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, शॉर्टकट की हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं वायरस। वायरस एक प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी मर्जी तथा जानकारी के लोड हो जाता है। कंप्यूटर वायरस भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बूट सेक्टर वायरस, परजीवी वायरस, मल्टी पाइटाइट वायरस, लिंक वायरस, मैक्रो वायरस, ये सभी प्रमुख इम्पोर्टेंट वायरस हैं। भारत में दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस हैप्पी बर्थडे जोशी है, याद रखेंगे। कुछ कंप्यूटर वायरस जिसके बारे में पूछा जाता है जैसे ब्रेन मंकी, वॉन हॉप, क्रीपर, माइक्रो एंग्लो, ये सभी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर वायरस है। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को अंत में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, CPU, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग एक प्रकार का एरर होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना के सिद्धांत पर। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, पूछा जाता है तो फ्लॉप्स में, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में हम लोग जो है सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है कि इसके जनक कौन है, तो सैमुअल क्रे को जो है इसका जनक माना जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो विजय पांडुरंग भटनागर को जो है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाता है कौन है, तो परम 8000 है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जाता है तो सैमुअल क्रे के बारे में आपको बताया, सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पे क्रे 1 जो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। अभी आपने देखा होगा बिहार का जो पहला सुपर कंप्यूटर है सीडेक पटना के द्वारा जो उसे निर्मित किया गया, इसे हम लोग परम बुद्ध के नाम से जानेंगे। याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार का एग्जाम है। रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये साथियों कंप्यूटर का फुल फॉर्म हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं मेमोरी से संबंधित, जैसे सबसे छोटा इकाई जो है वो बिट्स होता है। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट के बराबर होता है। 1000 बाइट जो होता है वो 1 KB के बराबर होता है। 1024 KB जो होता है वो 1 MB के बराबर होता है, यानी मेगाबाइट। 1024 जो मेगाबाइट होता है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। 1024 जो गीगाबाइट होता है वो साथियों 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 जो टेराबाइट होता है वो 1 पेंटाबाइट के बराबर होता है। तो कंप्यूटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर कुछ और जानकारी साथियों इम्पोर्टेंट होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए और फालतू चीज़ों को मत पढ़िएगा। सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है उसे पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।